अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीला के साथ तैयब बलोच फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो सेक्ट एम्प्लॉइज़ से मुतल्लिक केस नज़रसानी केस था, जिसकी समाअत जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच कर रहा था। आज वो केस जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक तकरीबन पहुँच चुका है और जितने भी वकला थे मुख्तलिफ़ एम्प्लॉइज़ की जानिब से या मुख्तलिफ़ महकमों की जानिब से, उनके दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने जो है वो अपना फ़ैसला महफूज कर लिया है। लेकिन अदालत की जानिब से फ़ैसला महफूज करने से पहले अटारनी जनरल से जो पूछा गया था कि वफाकी हुकूमत इन मुलाजमीन से मुतल्लिक क्या सोचती है, वफाकी हुकूमत का क्या माइंड है, तो वफाकी हुकूमत ने अपना जो माइंड है जो वो अपनी तजावीज़ के ज़रिए अटारनी जनरल को दिया और अटारनी जनरल ने आज वो तजावीज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी हैं। और ये तकरीबन 4 तजावीज़ हैं अटारनी जनरल की जानिब से दी गई हैं, यानी कि वफाकी हुकूमत की जानिब से दी गई हैं और ये तजावीज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई हैं। और इन तजावीज़ के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फ़ैसला जो है वो महफूज कर लिया है। अब वो तजावीज़ क्या है, वो तजावीज़ मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये तकरीबन 4 तजावीज़ हैं। मैं आपको, अगर आप अंग्रेज़ी में जो लिखा हुआ है, और कोशिश करेंगे हम साथ साथ इसकी ट्रांसलेट जो है इसको भी कर सकें। हुकूमत की जानिब से उस तजावीज़ के अंदर पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक लेटर है, ये जो अटारनी जनरल की जानिब से जमा कराई गई तजावीज़, ये वो तजावीज़ है। मैं अब इनको पढ़ने लगाऊँ ताकि आप इनको समझ सकें। हम तर्जमा बाद में कर लेंगे, लेकिन तजावीज़ का अंग्रेज़ी वर्डिंग जो है वो ज़रूरी है ताकि वो एम्प्लॉइज़ जो मेरे इस वीला को सुनना चाह रहे हैं वो इसकी जो रूह है वो उसको समझ सकें, क्योंकि तर्जमा करने से चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक तब्दील हो सकती हैं। तो पहली जो लिखा हुआ है कि वो ये है कि द फॉलोइंग प्रपोजल इज़ सबमिटेड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द कोर्ट ऑन द बिहाफ ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। उसके बाद इसके 4 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट जो है वो ये है कि एम्प्लॉइज़ फ्राम BS1 टू BS7 आर इक्विवेलेंट, यानी कि BS1 और BS7 से लेकर या उसके बराबर के जो एम्प्लॉइज़ हैं उसके बारे में अदालत की जानिब से ये, यानी कि ये इन तजावीज़ में ये कहा गया है कि द एम्प्लॉइज़ falling in this category and working in respective departments, bodies, corporations before the judgment on 17/8/2021, यानी कि मुशीर आलम वाले जजमेंट से पहले, may be allowed to continue their services in the light of the judgment of the Honorable Court in the case of Muhammad Akram versus Registrar, Islamabad High Court, PLD 2016 SC 961 at 993, and Dr. Navida Tufail and others versus Government of Punjab and others 2003 SMCR 291 at 302। ये तो पहली प्रपोज़ल है और इसके अंदर यही कहा गया है कि वो जो एम्प्लॉइज़ हैं ग्रेड 1 से ग्रेड 7 या इसके बराबर के, वो अपने अपने महकमों में जाकर जो है वो काम करें, उनको बहाल किया जाए। ये हुकूमत की जानिब से तजावीज़ दी गई है और कहा गया है कि फ़ैसलों के भी 2 हवाले दिए गए हैं कि उन फैसले की रूह से वो काम करने के अहल हैं। ठीक, उसके बाद सेकंड प्रपोजल ये है कि एम्प्लॉइज़ फ्राम BS8 टू BS17 आर अबव। अब उसकी वर्डिंग मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि द एम्प्लॉइज़ फॉलोइंग इन दिस कैटेगरी एंड वर्किंग इन रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स, बॉडीज़, कॉरपोरेशंस बिफोर द जजमेंट ऑन 17/8/2021 विल हैव अंडरगो एप्रोप्रिएट प्रोसेस। ये समझने की बात है, will have to undergo appropriate process test to be conducted by the Federal Public Service Commission FPSC for the purpose of determining as to whether they are fit to hold the post to which they were appointed. This exercise may be completed within 3 months. Their past services will be treated as ad hoc and would not count for the purpose of seniority, which would be based on the date of regular appointment after the recommendation of FPSC DS Pakistan Railway versus Usman Ali 221 SMCR 108। तो ये सेकंड है कि यार कितना जुल्म कर दिया
सोचने की बात है कि वो बेचारे इनकी जो पीछे जो सर्विसेज है वो अढाक तस्वर की जाएगी और इसके बाद इन बेचारों को दोबारा वो जो बाबे हैं यानी कि ग्रेड 17 तक 8 से लेकर ग्रेड 17 तक उन बेचारों को दोबारा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन उनका 3 माह में टेस्ट लेगा और उसके बाद वो अपनी नौकरियों पे जाएंगे और इस सूरत में अगर वो टेस्ट क्लियर करेंगे ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती है और ये हुकूमत की जानिब से की गई है, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नहीं। ठीक है, तो ये हुकूमत किसकी आप बेहतर समझ सकते हैं, दुआ करो। इस वजह से मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आती तो शायद ये ना होता। ठीक, बहरहाल अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। द केसेस ऑफ दीज एम्प्लॉइज हु हैव रिटायर्ड फ्रॉम देयर सर्विसेज आर पास्ड अवे may be treated as past and closed transactions. However, it shall not entitle them to pension as they were never regularized constitutionally. बस अब समझ गए हैं ये पॉइंट। ये इस पॉइंट में फिर मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, ये बड़ा अहम पॉइंट है उन मुलाजमीन के लिए जो बेचारे रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके साथ भी ज़्यादती कर दी गई है। वो ये कह रहे हैं कि द केसेस ऑफ दोज एम्प्लॉइज हु हैव रिटायर्ड, जो रिटायर हो चुके हैं अपनी सर्विस से या वो वफात पा चुके हैं, उनको जो है वो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। ताहम वो ये भी कह रहे हैं कि ताहम ये लोग जो है वो पेंशन के जो है वो हकदार नहीं होंगे क्योंकि वो आइनी तौर पर रेगुलराइज नहीं थे। ठीक, ये भी ज़्यादती की गई हुकूमत की जानिब से। बहरहाल आगे देखें जी, आगे क्या होता है। ये वही हुकूमत है ना जो जिसने 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, अब क्या दे रही है देख लें सरकारी मुलाजमीन आपके लिए। अच्छा जी, ये आपसे जो है वो छीन रहे हैं बहरहाल रोज़गार। अब मैं आपको चौथा पॉइंट पढ़ के जो है वो सुना रहा हूँ। उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि एनी एम्प्लॉय इफेक्टेड बाय द जजमेंट who had filed cases earlier which are disposed of solely on the basis of the ordinance or the act 2010 are free to approach the respective courts and the courts may decide the case in accordance with law. However, they will not be non-suited on the account of lashes alone. बहरहाल ये भी आप देख लें कि उनको कहा है कि 2010 से पहले जो अदालतों में धक्के खा रहे थे वो फिर जाएं अदालतों में धक्के खाएं और फिर अदालत जो उनके हक़ में फ़ैसला करेगी वो उस हवाले से। जी, ये हुकूमत की जानिब से प्रपोज़ल जमा कराई गई हैं और अगर ये केस जो इस तरीके से मैं इस केस को सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ और आप तक पहुँचा रहा हूँ, तो मुझे तो ये जो प्रपोज़ल्स हैं इंतहाई भोंडी प्रपोज़ल लगती हैं। बहरहाल मेरे साथ जो हैं अपने ये खावर बलोच साहब PSO के मुलाजिम हैं। आज इनका जो केस था, इनके वकील थे फैसल सदीकी, उन्होंने आज अदालत के अंदर बहुत प्यारे आर्गूमेंट किए और वो तो एक दफ़ा अदालत में ये साबित करने के लिए साबित भी कर चुके थे कि जिस पर अदालत ने माना भी सही, फिर आप यहाँ पर क्या लेने आए हैं, यानी कि आर्डिनेंस के तहत जो ये PSO के मुलाजमीन बहाल हुए थे वो उन्होंने कहा कि वो इफ़ेक्ट नहीं हो रहे इस जजमेंट से, ये अदालत की ऑब्जर्वेशन थी। तो इसी वजह से अब ये अपने अपने महकमे पे जाके PSO वाले जो है वो अपने महकमे पे जाके काम कर सकेंगे। फैसल सिद्दीकी ने, इनका जो एडवोकेट था, उसने बेहतरीन और ऐसा अंदाज के ऊपर जो है वो इनका केस प्लीड किया है। बहरहाल हम खावर बलोच साहब से मज़ीद पूछते हैं क्योंकि ये ख़ुद कोर्ट के अंदर भी थे और नोट्स भी लेते रहे, तो ये मज़ीद आपको, ये वकील भी हैं, तो ये मज़ीद अपने केस से मुतल्लिक़ आपको जो है वो बता सकते हैं और ओवरऑल भी इन्होंने क्या देखा, क्या ऑब्ज़र्व किया। जी बलोच साहब। जी भाईजान, बहुत बहुत शुक्रिया। सारे दोस्त, मेरी ज़बान का थोड़ा मसला है वरना मैं इनसे ज़्यादा तेज़ था। हुआ ये कि जब सदीकी साहब आए, मैं वो लंबी बात नहीं करूँगा। पहला सवाल तो पहली बात उन्होंने की कि सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते, कि मैंने जो किया हुआ है आपके सवाल ही गलत थे, मैं जवाब क्या ले आता। उन्होंने कहा फिर आप क्या लेने आए हैं। उसमें सबसे पहले मैं कहूँगा कि उन्होंने जो किया, ये 7 मिनट वो कानाफूसी वो भी करते रहे उस पर कि हमारा कोई बधाई नहीं। एक लेटर हमें दिया गया है कि सब फारिग, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, हमारा कोई प्रमोशन जर्नलिटी का मसला नहीं है। ये फिर बंदार साहब ने कहा आप जब क्लियर हैं तो आप तो क्लियर हैं, आप क्या लेने हैं। उन्होंने कहा जी हम इसलिए आए हैं कि जब ये मुशीर आलम का फ़ैसला आया, उस फैसले में सेक्रेटरी पेट्रोलियम, उन्होंने कहा कि शायद हम भी शामिल हैं। हम शिकार करते हैं, एक होता है हमारे इलाके में सैंड करो तीतर, बट तीतर,
जब उसको मारा जाता है ना 6 उसमें गिर जाते हैं, जब ज़िबा करने जाते हैं तो 3 उड़ जाते हैं, तो 3 को हम ज़िबा करते हैं। वो यही समझते हैं 3 के हम भी मर गए। ये हमारे पीओसओ ने कहा, हमारे सेक्रेटरी ने कहा कि यार हो सकता है ये एफआईआर हमें भी लग गया हो, ये बेस उन्होंने बनाई। उसके बाद इन्होंने कहा जी हम तो गए थे हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, उन्होंने कहा भाई आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, रिव्यू वो सुन रहे हैं। हमारा ना रिव्यू में हम पार्टी थे, ना हमारा कोई इशू है, कोई बंदा है तो सामने आए जिसको कोई एतराज़ है, ना ही हम कोई गवर्नमेंट है अपना बॉडी। जी जी, हम ये आप खबर बलोच साहब की बात सुन रहे हैं। मैं इसमें मजीद ये ऐड करना चाहूँ कि फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा था कि हमारे पास तो कोई रेमेडी ही नहीं है। उन्होंने अदालती फैसले का भी हवाला दिया कि क्यों, उन्होंने कहा कि 150 बंदे थे सुप्रीम कोर्ट जिसमें से 47 उनके बगौल, लेकिन हमारे बगौल वो हमारे हिसाब से 57 बाकी हैं। जी जी ये जो बस से रह गए उनको कितनी सज़ा क्यों देते? हमारी तो ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने मान ली है, लेकिन बात बाकी दोस्तों की भी है। हम पूरा ग्रुप जो हमारे लीडर थे मुगल साहब, हम उसके साथ हैं जी। उनका- उन्होंने ये वादे तौर के ऊपर कहा कि जो सेक्रेटरी पीएसओ थे, ठीक है, उन्होंने कहा ये पब्लिक प्राइवेट कंपनी है, तो उन्होंने कहा कि जो सेक्रेटरी पीएसओ थे उन्होंने ज़्यादती की है। जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया 17/8/2021 का, उस आर्डर के अंदर तो एक्ट की बात थी, और पीएसओ के अंदर जो एम्प्लॉइज़ थे वो तो ऑर्डिनेंस के तहत बहाल हुए थे। तो उन्होंने अपना माइंड अप्लाई किया और अपने तौर के ऊपर उन्होंने फैसला कर दिया, और इन मुलाजमीन को जो है वो उन्होंने घर भेज दिया। फिर उन्होंने सबसे बड़ी बात की कि हमारे पास तो रेमेडी भी नहीं बचती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले की रोशनी के अंदर कि जो शख्स फरीक ही ना हो केस के उसके अंदर, बिल्कुल ये- वो किस तरीके से जो है नज़रसानी में फरीक बन सकता है। तो इस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल का ये कहना था कि ठीक है आप फरीक नहीं थे, लेकिन अब हमने आपको मौका दे दिया और आपने अपनी बात जो है वो हम तक पहुंचा दी है। तो ये ओवरऑल जो फैसल सिद्दीकी साहब थे उन्होंने पीएसओ का बेहतरीन जो है वो केस लड़ा। इसके साथ साथ एक और सर एक और मैं कहना चाहूँगा, अभी मैं अटॉर्नी जनरल के ऑफिस से आ रहा हूँ, खालिद खान से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा भाई आपका केस उन्होंने डिफ्रेंशिएट कर दिया, अलग कर दिया उनसे। बाकी हमारे दूसरे दोस्त हैं, उनका एक ही हल है, सेटिसाइड या पार्लियामेंट। लेकिन हम उनके साथ हैं, आज धरना दें, जो मर्जी करें, हमारे वो लीडर है, जब लीडर चुन लिया तो फिर हम साथ हैं भाई, उनके साथ हैं। जो आए हैं वो भी साथ हैं, जो नहीं आए वो ज़हनी कलवी उनके साथ हैं। जी, और बाकी ये आपको बताएंगे, लेकिन वो मेन चीज़ जो मैंने बतानी थी वो यही है कि हमारा उन्होंने ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने तस्लीम की है। और जब बंदियाल साहब ने कहा था कि यार आपका तो बनता ही नहीं, अब क्यों है, तो उन्होंने उसका जवाब यही दिया। ये मैं लंबा नहीं जाता, आर्टिकल कितने थे, वो फलां था, आर्टिकल के तहत ये था वो था, वो मैं बात नहीं कर रहा, मैं सिंपल बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा भाई ये सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने, ये उनके अल्फाज हैं कि ये सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने यही समझा कि हम भी शायद शामिल हैं। बिल्कुल बिल्कुल हम भी शायद, उसका इंटरप्रेटर उन्होंने सही नहीं किया। ये दोबारा उन्होंने कहा जी आपकी सारी बातें, उन्होंने कोई उसमें सिर्फ एक बात की कि ऑर्डिनेंस और एक्ट में डिफरेंशिएट करें, उनको अलग अलग करें, उनको इकट्ठा ना करें। उन्होंने, उनका मौक़िफ़ था कि ये सारी चीज़ें एक ही हैं। और उसके बाद अभी जो है ये हमारे दूसरे आईबी और दूसरे सॉरी ये सुई गैस और दूसरे दोस्त जो हैं असद मुगल की का, उनका एक ही हल है। मसला उनका भी नहीं बताऊँगा, बहुत लंबा है। उनका एक हल है, या वो कोर्ट सर्टिसाइड करे 19 तरह से, इस उम्र 55-52 से वो क्या करेंगे? जी जी, वो तजावीज़ हुकूमत की जानिब से दे दी गई हैं, लेकिन वो तजावीज़ पार्लियामेंट करेगी, इंतहाई भोंडी तजावीज़ हैं। भोंडी तजावीज़ उनका, ये पार्लियामेंट करे या फैसला सर्टिसाइड हो, बिल्कुल। फिर उनका मसला हल होता है। हम भाइयों के साथ हैं, पीएसओ का मसला हल हो गया है, और ये कल तक परसों तक ये नोटिफिकेशन जारी कर दी गई एस्टेब्लिशमेंट। ये हमारे अभी अटॉर्नी जनरल साहब ने भी ये बात अटॉर्नी की। जनरल साहब से मैं मिल गया हूँ। चलो जी, मुबारक हो खबर साहब, आपको भी मुबारक हो, और पीएसओ के जितने लेकिन हैं हमारे उनको सारे भी। भाइयों बहाल फिर हमें नहीं खुशी होगी। साफ ज़ाहिर है कि बाकी एम्प्लॉइज़ भी हैं, और उनके हवाले से जो आज तजावीज़ दी हैं उन तजावीज़ ने तो हमें बहुत ज़्यादा हुए थे, उन्होंने सब जी, जी। तस्लीम कर लिए कि ये मिसफायर हुए थे, ये वो बढ़ती तरह जो मरे नहीं थे, जो मर गए थे वो तो गए। जी जी, बड़ी प्यारी इन्होंने मिसाल दी। तो हाँ, तो बहरहाल मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो हुकूमत की जानिब से तजावीज़ दी गई, अटॉर्नी जनरल ने जो तजावीज़ दी वो मैंने आपको पढ़ कर सुनाई, वर्ड टू वर्ड पढ़ कर सुनाई कि क्या उनके अंदर लिखा हुआ था। तो आप इन तजावीज़ को बेहतर तौर के ऊपर समझ सकते हैं कि ये तजावीज़ क्या हैं। लेकिन ये इस पूरे केस का इन तजावीज़ ने जो है वो रुख तब्दील कर दिया है। तब अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इन तजावीज़
को एक्सेप्ट करती है या नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट कैसे नहीं एक्सेप्ट करेगी। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट तो खुद रास्ता ढूंढ रही थी कि हमें अपने फैसले के ऊपर नज़रसानी या रिव्यू ना करनी पड़े, और इन एम्प्लॉइज़ का जो मामला है वो उसको हुकूमत ही किसी तरीके से सॉर्ट आउट कर दे। तो आज हुकूमत की जानिब से पता नहीं हुकूमत के अंदर कौन सा ऐसा दिमाग बैठा जिसने ये तजावीज़ दी यार, इंतहाई भूडी तजावीज़ कि ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 7 तक के जो लोग हैं, चलो ठीक है उनको तो बहाल कर दो, ये एक अच्छी बात है, लेकिन यार ग्रेड 8 से लेकर ग्रेड 17 तक के जो अफसरान हैं या जो मुलाजिम हैं, जो सैकड एम्प्लॉइज़ हैं, उनके ऊपर एक तलवार लटका दी, और वो ये कि 3 माह के अंदर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो उनका फ़ैसला करेगा, वो उन्होंने इंटरव्यू देंगे, वो टेस्ट देंगे। व्हाट अ नॉनसेंस यार। और फिर ये भी कि उनकी जो ऑलरेडी उन्होंने 10 साल 12 साल 15 साल जो रेगुलर हो गए थे, उन्होंने सर्विसेज की हैं जी, वो अडहाक पे जो है तस्वर की जाएंगी, और क्योंकि उनको कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब है उनको कवर नहीं था कि बाबा ये सीरा एक्ट 2010 क्या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये आइन नहीं है जिसके तहत इनको दिया गया था, आपने क्यों 2 नंबरी करके इनको उड़ाया। बहरहाल ये तो सुप्रीम कोर्ट ही जानेगी थी कि वो क्या फ़ैसला करती है। मैंने आपको जो आज की प्रोसीडिंग है उस हवाले से भी चंद चीज़ें बताई, लेकिन अहम चीज़ जो है वो यही है जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अभी सुप्रीम कोर्ट में जो तजावीज़ दी गई हैं अटारनी जनरल की जानिब से, ये बड़ी अहम है। बहरहाल ये बाहर कुछ मुलाजिम खड़े हैं, तो यहाँ से बाहर निकल के जाते हैं और उनसे भी हम मज़ीद बात करते हैं, और उनसे ये तजावीज़ उनके सामने रखते हैं और उनसे बात करते हैं और उनसे उनकी राय लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी, अब मैं ये एम्प्लॉइज़ के दरमियान मौजूद हूँ, और मैंने इनको जो हुकूमत की जानिब से प्रपोज़ल दी गई हैं, और जिसमें 4 तजावीज़ हैं, ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 7 तक या उसके बराबर जो हैं, वो चाहे वो बॉडीज़ में है, वो कॉरपोरेशन में है, किसी डिपार्टमेंट में है, उनको तो बहाल किया जाएगा। ताहम जो मसला है वो ग्रेड 8 से लेकर ग्रेड 17 या उससे जो अबव हैं उन बेचारों के लिए मसला है। उनके लिए इन्होंने एक शर्त लगा दी हुकूमत की जानिब से, ये शर्त लगाई गई है कि फ़ेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए जो है उन बेचारों का इम्तिहान होगा। 3 माह के अंदर फ़ेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ये सारा प्रोसेस मुकम्मल करेगा, और अगर उसके बाद वो क्लियर हो गए कि उन्होंने टेस्ट सही दे दिया, उसके बाद उनको नौकरियों पे बहाल किया जाएगा। फिर इनके साथ एक और ज़्यादती जो की गई, वो ज़्यादती ये हुई कि उनकी जो पीछे सर्विस स्ट्रक्चर है, जो उनकी एम्प्लॉयमेंट थी, उसको अडहाक तस्वर किया जाएगा, और उसकी वजह ये है कि जो सीनियरिटी का इशू है, जो बाकी लोग बैठे हुए हैं वो मुतासिर ना हों। और इस तरीके से जो लोग बेचारे पेंशन ले रहे हैं या रिटायर हो गए हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि किसी की पेंशन में कोई और इजाफा नहीं हो सकेगा, वो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है। इसके साथ साथ जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि आर्डीनेंस और एक्ट 2010 जो आर्डीनेंस आए थे 2009 में, या एक्ट 2010 जो आया, उन एक्ट से पहले वो अगर अदालतों में धक्के खा रहे थे, अदालतों में गए हुए थे, तो बेचारे अब फिर से उनका अदालतों में धक्के खाना मुकद्दर हो सकता है। लेकिन अब देखना ये है, ये तो तजावीज़ थी हुकूमत की जानिब से, और ये तजावीज़ आज अटारनी जनरल ने जमा कराई, और सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला जो है वो महफूज कर लिया है। यानी कि तमाम वकला जो थे उनके आर्गूमेंट कंप्लीट हुए, उसके बाद हुकूमत की ये तजावीज़ आई, जो मेरी नज़र में इंतहाई भूंडी तजावीज़ हैं, और मुझे नहीं पता कि ये हुकूमत में किस शख्स ने बैठ के बनाई है। बाबा, आपको जब सुप्रीम कोर्ट इख्तियार दे रहा है कि आप अपना माइंड बताएं, तो आप फिर क्यों, मतलब देखिए आपने इलेक्शन में भी जाना होता है। हुकूमत जो होती है ना, वो बुनियादी इंसानी हकूक़ से लेकर वो अपने एक सियासी मकासद, सियासी चीज़ों को भी देखती है। और आपने क्या किया है, आपने अपने पाँव पे कुल्हाड़ियाँ मार दी। ये सैकड एम्प्लॉइज़, आप 1 करोड़ नौकरी आप देने का आपने वादा किया था, वो दे नहीं सके, तो ये जो आपने भूंडी जो तजावीज़ हैं सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी हैं, शर्म नहीं आई आपको ये तजावीज़ जमा कराते हुए? ये जो सरकारी मुलाजिम है, ये बेचारे यहाँ पे आए हुए हैं, इनका आप मुस्तकिल हल निकालते। अब वही है कि जो 2010 या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से पहले वाला जो इन बेचारों का स्टेटस था, 2010 की गवर्नमेंट से पहले, वही स्टेटस हो जाएगा कि कुछ लोग वही अदालतों में धक्के खाते रहेंगे, और ये अदालतें इंसाफ देती हैं, आपके सामने नहीं है। कौन सा इंसाफ हुआ? मलिक रियाज के लिए इंसाफ अलग है, और इन बेचारे सैकड एम्प्लॉइज़ के लिए इंसाफ अलग है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन 1 के ऊपर जो टावर बना हुआ है, चूँकि उसमें इमरान खान के शेयर हैं, उसमें इमरान खान का वो है, उसके लिए इंसाफ अलग है। बेचारे नसरा टावर वालों के लिए इंसाफ अलग है। ये तो इंसाफ का दौरा म्यार है जो सुप्रीम कोर्ट में होता है। तो फिर अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? भाई, आपके पास तो रिव्यू का इख्तियार था ना, आपका ये जो बेंच बना था ये रिव्यू बेंच था ना, तो आप रिव्यू में जस्टिस मुशीर आलम के फैसले को क्यों नहीं आपने उड़ाया?
बहरहाल कल का वक्त है आपके पास, आप इस चीज़ को देख लें और ये प्रिकॉशन जो हैं ये 16,000 फैमिलीज इनको बर्दाश्त करेंगी। तो आपको जब कहा जाता है कि ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे देखें, अटार्नी जनरल ने कहा, सब ने कहा, हुकूमत चाहती थी कि अदालत जो है वो जजमेंट सस्पेंड करे, तो मुशीर आलम कौन सा उसमें ऐसा था कि आप उसके जजमेंट को सस्पेंड करते हुए आपके हाथ पांव क्या कांप रहे हैं? क्या वो जाते हुए आपके हाथ पांव बांध गया था? आपसे कुरान पे हलफ लेके गया था कि मैं ये जो 16,000 मुलाजमीन को उड़ा के जा रहा हूँ, आपने इनको बहाल नहीं करना? वो कौन सी आपके पास मजबूरी है? उड़ाने को तो आपने तिलोर वाली जजमेंट जो एक कानूनी जजमेंट थी वो तो आपने उड़ा के रख दी थी। क्यों? वो अरबियों का मसला था। ठीक है, अरबी आते हैं, वो पैसे देते हैं, वो सारा कुछ होता है, वो अरबियों के आप तलवे चाटते हो। और ये गरीब मुलाजमीन जो है आप इनको दर दर की ठोकरें खाने के लिए फिर से आप इनको कह रहे हो कि जी आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में जाएं, वहाँ पे जाके आप टेस्ट दें। यार अफसोस है, अब ये जो बाबे हो गए हैं, जिनकी 40-40 50-50 साल उम्रें हो गई हैं, जिन्होंने हुकूमत में सर्विस ऑफ पाकिस्तान के तहत में अपना यानी हुकूमत में या इस रियासत के लिए अपना खून पसीना बहाया है, अब वो जाके फिर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट देंगे। अफसोस की बात है। ये बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि आप जो है वो इंसाफ देते हैं, आप खुदारा ऐसा तसर ना दें कि जैसे फिर वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वाली रिपोर्ट आपके बारे में कहती है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तनख्वाहें, और ख़ासकर इस साउथ एशिया और हमारे एशिया रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा तनख्वाहें पाकिस्तानी जजेस लेते हैं, और लेकिन सबसे ज़्यादा इंसाफ का कत्ल भी यही पाकिस्तानी जजेस करते हैं। ये मेरी राय नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा, मेरे ऊपर बेशक आप तो इन्हें अदालत लगा दें, लेकिन ये मेरी राय नहीं है, ये एक इंटरनेशनल इदारे की राय है। 16-16 लाख आपकी तनख्वाहें हैं और ये बेचारे जो 16-16 हज़ार ले रहे हैं ये आपसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहे। मुझे नहीं समझ नहीं आती। मुशीर आलम ने कहा कि मेरी तो सुप्रीम कोर्ट से नौकरी जो है वो तो ख़त्म हो गई, तो उन्होंने इन सब की नौकरियों को भी तेल में डाल दिया। यार ये कुछ तो खुदा का खौफ करना चाहिए। अब ये बेचारे इस आस पे थे, इस उम्मीद पे थे कि सुप्रीम कोर्ट जो है कि यार इनको तो पार्टी नहीं थे ना, ये तो फरीक नहीं थे, फिर इनसे मुतल्लिक आप फैसले क्यों कर रहे हैं? सिंपल सी बात है, एक फैसला वो गलत हो गया, आपने उसको अंडू करने की बजाय फिर आप इन बेचारों को जो है वो जलीलो खार करने पे तुले हुए हैं। हुकूमत ने जो किया, हुकूमत को चाहिए था कि भाई जब आपको सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को अंडू करने की बजाय हुकूमत के कंधे के ऊपर रख कर बंदूक चलाना चाह रही थी, आपने अदालत को अपने कंधे प्रोवाइड किए, तो फिर कम से कम वो जो फायर आपके थ्रू होना है उससे ये मुलाजमीन को तो वो फायर ना लगे ना। कम से कम आप उनकी फलाह के लिए तो कोई काम कर सकते थे, आपने वो भी नहीं किया। ये जो 4 तजावीज़ दी हैं, मेरे ख्याल में ये बूढ़ी तजावीज़ हैं। बहरहाल यहाँ पे कुछ सैकड़ एम्प्लॉइज़ खड़े हैं, हम उनसे पूछते हैं कि उनको ये तजावीज़ जो है वो क्या लगती हैं और उनकी अपनी राय जो है वो क्या है। हुकूमत की नहीं पसंद है, हमें नहीं मानते, इस कोई भी जो तजवीज़ आई है वो हमारे हक में नहीं है, हम लिहाजा इस तजवीज़ को मुस्तरद करते हैं सारे सेक्टर एम्प्लॉइज़। जी ये आपने सुन लिया कि सैकड़ एम्प्लॉइज़ का ये कहना है कि जो है हम इन तजावीज़ को नहीं मानते क्योंकि ये तजावीज़ जो है वो दुरुस्त नहीं है। आप देख रहे हैं कि पीछे ये सब लोग, इन लोगों के चेहरों के ऊपर जो खुशी आनी थी वो खुशी मुझे आज नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इनके अंदर एक मायूसी जो है वो फिर से पैदा हो गई है। ख़ासकर वो मुलाजमीन जो ग्रेड 8 से ग्रेड 17 या उससे अबव वाले हैं, वो बेचारे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के धक्के खाते फिरेंगे। 3 माह में उन्होंने इंटरव्यू क्लियर करने हैं। अब इंटरव्यू कैसे होंगे, टेस्ट कैसे होगा, सबको पता है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के कितने डिफ़िकल्ट टेस्ट भी होते हैं। और अब ये मुलाजमीन जो जिनकी इतना अरसा हो गया है और फिर आप उनकी सर्विस को भी जो है, जो उन्होंने 10 साल 12 साल 15 साल हुकूमत पाकिस्तान को सर्व किए हैं, आप उनको रेगुलाइज करने की बजाय आप उनको कह रहे हैं कि वो अडाक पे तस्वर होंगे। यार देखें, हुकूमत लिख रही है कि जी उनको कॉन्स्टिट्यूशनल तहफ़्फ़ुज़ नहीं था। बाबा धरने का प्रोग्राम बनाया है, आज से हम धरना देंगे। बाबा ये जो सीरा एक्ट 2010 है ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है क्या? इसके में तो उसको तहफ़्फ़ुज़ मिला, और वो जो सीरा एक्ट का खालिक है वो भी कह रहा है कि हमने 18वीं तरमीम पे भी इनको तहफ़्फ़ुज़ मिल गया। फिर उसके बाद क्या चीज़ जो है वो आड़े थी। अफसोस से कहना पड़ता है अदालत को भी चाहिए, चूँकि ये जो जजेज़ हैं इनकी उम्मीदें फिर भी आपसे वाबस्ता हैं और ये यही समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला महफूज कर चुकी है, अब अटार्नी जनरल की तजावीज़ भी आ चुकी हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इन तजावीज़ को देखने की बजाय, ये तजावीज़ हुकूमत ने अपने तौर पर तो नहीं दी ना, ये तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट ने मांगी। और सुप्रीम कोर्ट क्यों हुकूमत के कंधे के ऊपर बंदूक रख के इन मुलाजमीन पे चलाना चाह रही है?
آپ ان 16,000 ملازمین کا معاشی قتل کرنے کی بجائے آپ اپنی ایک ججمنٹ کو کل نہیں کر سکتے, اور وہ ججمنٹ جو انتہائی غلط ججمنٹ ہے, جس ججمنٹ میں ان ملازمین کو نہیں سنا گیا. ججمنٹ خود الٹرا وائرس ہے جی, جو اس ججمنٹ میں ان ملازمین کو خود نہیں سنا گیا. اسی وجہ سے آج وہ فیصل صدیقی جو پی ایس او کے وکیل تھے, انہوں نے کہا کہ یہ جو سیکڈ امپلائیز ہیں, یہ تو آئین اور قانون کی روشنی میں اور سپریم کورٹ کے اپنے فیصلوں کی روشنی میں اس ججمنٹ میں نظر ثانی کیس میں تو فریق ہی نہیں بن سکتے, کیونکہ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے مختلف ججمنٹس کے اندر, مختلف فیصلوں کے اندر, کہ نظر ثانی کیس کے اندر وہ شخص فریق نہیں بن سکتا جو مرکزی کیس میں فریق نہیں تھا. تو یہ تو مرکزی کیس میں فریق نہیں تھے, تو پھر یہ کس طریقے سے. بہرحال یہ فیصل صدیقی نے کہا, تو جسٹس زمرت بندیال نے کہا کہ ہم نے آپ کو موقع دے دیا. مطلب ہے آپ غلطیوں پہ غلطیاں کریں, اور پھر ان غلطیوں کا ازالہ خمیازہ جو ہے وہ یہ بیچارے سیکڈ امپلائیز بھگتے ہیں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پھر یہی آخر میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ سے, جج سے جو یہ فیصلہ کرنے لگے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں میں جو ہے وہ کوئی رحم ڈالے, اور یہ حکومت کی ان بھونڈی تجاویز کو مد نظر رکھنے کی بجائے ان کو چاہیے کہ یہ جسٹس مشیر عالم کا فیصلہ اڑائیں. اور یہ سیکڈ امپلائیز ہر شخص کی یہی خواہش ہے, ایون کہ وکلا بھی یہی کہہ چکے ہیں کہ بابا آپ جو ہے وہ سیکڈ امپلائیز جس سے وہ برطرف ہوئے جسٹس مشیر عالم 17 اگست والا وہ فیصلہ اڑائیں. بہرحال یہ تو اب کل ہی پتہ چلے گا کہ جو ہے سپریم کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے. بہرحال آپ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ, اور کل انشاءاللہ پھر ہم اس فیصلے کے ساتھ آئیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ کتنا درست فیصلہ تھا, یا وہی مشیر عالم کی طرح انہوں نے پھر کوئی بھنڈ مار دیا ہے. بہرحال یہ اب آگے جو ہے وہ کل ہی کا وقت بتا سکتا ہے. تب تک کے لیے طیب بلوچ کو اجازت دیں, انشاءاللہ کل پھر ملیں گے. اللہ حافظ.